अस्सलामुअलैकुम। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सीओपीडी डिजीज़ दैट इज़ एम्फीसीमा। नाउ व्हाट इज़ दिस डिजीज़, इसके बारे में अगर एक और वर्ड यूज़ किया जाए तो दैट कुड बी ओवर इन्फ्लेशन। होता क्या है इसमें कि परमानेंट इनलार्जमेंट हो जाती है ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब हमने जब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी डेवलपमेंट बताई थी तो क्या कहा था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक्स और हुज वॉल्स आर लाइंड बाय एल्विलाई, और ये कलेक्टिवली नोन क्या कहलाते हैं, एसिनस। सो बेसिकली टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे जितना भी ये एसिनस का पार्ट है इसकी परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाना अलॉन्ग विद डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स विदाउट सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल तो आपको मिलेगी मगर कोई फाइब्रोसिस नहीं हो रही होगी वहाँ पर। अब एक ऐसा केस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ जिसमें कंपनसेटरी ओवर इन्फ्लेशन हो रही होती है, मतलब वो पैथोलॉजिकल नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जब यूनिलैटरल न्यूमोनेक्टमी हो गई हो उसके बाद जो अपोजिट लंग होता है ना वो ओवर इन्फ्लेट करता है ताकि वो कंपनसेट कर सके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को। सो दैट इज़ विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल देयर इज़ अ कंपनसेटरी ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द अपोजिट लंग आफ्टर यूनिलैटरल न्यूमोनेक्टमी। क्योंकि जब एक लंग रिमूव हो जाएगा तो दूसरे लंग को ऑटोमेटिकली ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, ताकि उसके फंक्शन को भी कोप अप कर सके। सो दैट इज़ कंपनसेटरी ओवर इन्फ्लेशन। अब एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्फीसीमा की बात की जाए तो बेसिकली लोब्यूलर एसिनस पर बात आ जाती है। पहले मैं आपको एसिनस बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे एसिनस का पार्ट आ जाता है जो कि गैस एक्सचेंज यूनिट होता है ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे, एल्विलर डक्ट होगी, एल्विलर सैक होगी और एल्विलाई होंगे। सो एज इट इज़ अ टर्मिनल टू द as it is distal to the terminal bronchiole, so ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ अ साइट जहाँ पे ओवर इन्फ्लेशन होगी इन द एम्फीसीमा। अब 3 to 5 एसिनाई के क्लस्टर को बोलते हैं लोब्यूल। सो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रख लें कि लोब्यूल क्या है और एसिनस क्या है। Now we have a 4 major types of emphysema, that central acinar, pan acinar, distal acinar और irregular। इनको इन डिटेल बताऊंगी इसी वीडियो में। अब पैथोजेनेसिस की ऑफ द एम्फीसीमा की बात करते हैं तो सबसे पहले इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन। होगा क्या, जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को डैमेज करते हैं और उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। जब रेस्पिरेटरी एपिथेलियम डैमेज हो जाएगी तो मैक्रोफेज और एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एल्विलर सैक एक्टिवेट होंगे। वो क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को सिक्रीट करेंगे और अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिक्रूट करवाएंगे और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। देन अनदर फैक्टर्स में आ जाते हैं प्रोटीज एंटी प्रोटीज इम्बैलेंस। अब होगा क्या कि जो प्रोटीज इन्फ्लेमेटरी सेल्स सिक्रीट करते हैं ताकि जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इन द लंग्स वो उन्हें, और या कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीजेज उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब ऐसे पेशेंट्स जिनमें डेफिशिएंसी हो एंटी प्रोटीजेस की, सो दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू डेवलप एम्फीसीमा। होता क्या है कि जब भी कोई लंग इंजरी होगी किसी भी स्मोकिंग या डस्ट पार्टिकल की वजह से तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द लंग्स, और न्यूट्रोफिल्स आर द फैक्टर्स जो कि रिलीज़ कर रहे होते हैं प्रोटीज इलास्टेज को। अब न्यूट्रोफिल्स आ गए, उन्होंने प्रोटीज इलास्टेज को सिक्रीट किया। अब ये इलास्टेज का काम क्या है, जितने भी इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन द लंग्स उन सबको डैमेज करता जाएगा ये। इसको रोकने के लिए हमें चाहिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो होगा वो इलास्टेज को ख़त्म कर देगा ताकि हम प्रिवेंट कर सकें किसको, इलास्टिक टिश्यू की डैमेज को। अब जब हमारे पास अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नहीं है तो इलास्टेज क्या होगा, वो एक्सेसिव काम करेगा, उसे कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो इलास्टेज ज़्यादा काम करेगा। इलास्टेज ज़्यादा जो है वो हमारे पास डाइजेशन करेगा इलास्टिक टिश्यू की और एज अ रिज़ल्ट एम्फीसीमा डेवलप हो जाएगा। अब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नॉर्मली कहाँ कहाँ मिलता है, सीरम में मिलता है, टिश्यू फ्लूइड्स में मिलता है और मैक्रोफेजेस में मिलता है। और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीज इनहिबिटर होता है। और ये प्रोटीज कहाँ से रिलीज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल से ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बार बार इस वीडियो में आगे भी रिपीट करूँगी कि ऐसे पेशेंट जिनमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है दे आर डेवलपिंग पैन एसिनार टाइप ऑफ एम्फीसीमा। मैंने आपको 4 टाइप्स बताई हैं जिसमें से एक थी पैन एसिनार। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी किसके साथ एसोसिएटेड है, पैन एसिनार एम्फीसीमा। बीसीक्यू में रिपीटेडली पूछा जाता है, ऑस्पी में भी पूछा जाता है ये। तो पैन एसिनार एम्फीसीमा इज एसोसिएटेड विद अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी।
Number third factor in pathogenesis is oxidative stress. Normally, lungs had antioxidants like superoxide dismutase and glutathione. जब हमारे पास क्या होगा कि स्मोकिंग की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ जाएंगी, सो एज अ रिजल्ट एंटीऑक्सीडेंट डिप्लीट हो जाएंगे और एट द एंड देयर विल बी एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड इन्फ्लेमेशन दैट विल कॉजिंग द टिश्यू डैमेज. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कैसे डैमेज कर रही होती हैं? लिपिड पर ऑक्सीडेशन से यानी मेम्ब्रेन डैमेज करवा के, प्रोटीन मॉडिफिकेशन यानी मिसफोल्डिंग करवा के, डीएनए डैमेज यानी म्यूटेशन करवा के. ये हमने बेसिक पैथोलॉजी में भी पढ़ा है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ इन 3 वेज़ के ज़रिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेंगे और टिश्यू डैमेज कॉज करवा देंगी. नंबर 4 फैक्टर्स है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन जो है आइदर वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, ये इनिशिएटिंग फैक्टर नहीं है. अगेन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तरह ये एग्रीवेटिंग फैक्टर ज़रूर है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस चार्ट, जो कि एक समरी कह सकते हैं आप. तो उसमें क्या है कि स्मोकिंग है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं और जेनेटिक फैक्टर्स यानी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एपोप्टोसिस बढ़ रही है क्योंकि म्यूटेशंस हो रही है, मिसफोल्डिंग हो रही है. इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो मीडिएटर्स ऐसे रिलीज़ कर रहे होते हैं जो कि डैमेज कॉज कर रहे होते हैं. प्रोटीज एंटी प्रोटीज का इम्बैलेंस है. दीज ऑल फैक्टर्स आर लीडिंग टुवर्ड्स एल्विलर वॉल डिस्ट्रक्शन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस. मूविंग टुवर्ड्स मॉर्फोलॉजी. एम्फीसीमा की मॉर्फोलॉजी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टर्मिनोलॉजीज जो बार बार आपको सुनने और देखने को मिलेंगी, दैट इज़ ब्लैब्स एंड बिलाई. व्हाट इज़ बिलाई? दीज आर एयर फिल्ड सिस्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर. एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है BCQ में कि या ऑस्मी में पूछ ली जाती है कि बिलाई क्या होते हैं. सिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं मोर देन 1 सेंटीमीटर के. देन ब्लैब्स क्या होते हैं? दीज आर द रप्चर ऑफ एल्विलाई डायरेक्टली इनटू द सब प्लूरल इंटरस्टिशियल टिश्यूज़. तो इसमें हमारे पास एल्विलाई रप्चर हो रहे होते हैं, सब प्लूरल इंटरस्टिशियल टिश्यू हैं. साथ ही साथ मॉर्फोलॉजी में हमें वही जो कॉन्स्ट्रक्शन मिल रही होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेप्टल वॉल मिल रही होती है. मॉर्फोलॉजी में जो बात आपने लाजमी याद रखनी है, दैट इज ब्लैब्स एंड बिलाई डेफिनेशन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एम्फीसीमा. सबसे पहले सेंट्री एसिनार या सेंट्री लोब्यूलर एम्फीसीमा की बात करते हैं, जिसमें इसकी मॉर्फोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे. जो सेंट्री एसिनार सेंट्री लोब्यूलर एम्फीसीमा है, ये सेंट्री वर्ड से ही समझ आना चाहिए कि सेंटर पार्ट ऑफ द एसिनस का अफेक्ट कर रहा होता है. दैट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनस. सेंट्रल या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनस का अफेक्ट कर रहा होता है. और ये किन में मिलता है? दूज हु आर स्मोकर्स एंड कोल माइनर्स न्यूमोकोनियोसिस हुजनम. ये बात याद रखिएगा बिकॉज ये BCQ में पूछा जाता है. एक ऑस्पी स्टेशन आता है जिसमें सेंट्रो एसिनार पैन एसिनार दोनों को डिस्कस किया जाता है. तो इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रल और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनस होता है वो सेंट्री लोब्यूलर एम्फीसीमा होता है. और स्मोकर्स में कौन सा मिलता है? क्वेश्चन होता है स्मोकर्स में कौन सी टाइप मिल रही होती है, तो दैट इज सेंट्री एसिनार. इट इज़ अफेक्टिंग द अपर लोब ऑफ द लंग और ये एयर स्पेसेस को डिस्टेंट कर देता है. जबकि जो लंग पैरेन्काइमा ये एयर स्पेसेस को डिस्टेंट करेगा इन द सेंटर और वो सराउंड कर रहा होगा विद अ नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा. माइक्रोस्कोपिकली देखा जाएगा तो डिस्टेंशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स मिल रही होती है और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है वो सिर्फ नैरो हो रहा होता है. तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल नैरो हो रहा है, आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डिस्टेंट और डिस्ट्रक्ट हो रहा है. Then we have second pan-acinar panlobular emphysema. So it is associated with alpha-1 antitrypsin deficiency in smokers. See, अब यहाँ पे स्मोकर्स वर्ड ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि सेंट्री एसिनार का ताल्लुक होता है स्मोकर्स से, पैन एसिनार का ताल्लुक होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से. ऑस्पी में भी अगर पूछा जाए या BCQ में कि स्मोकर्स में कौन सा होगा, तो दिस वन. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन में कौन सा होगा, तो दिस वन. होप तक बात क्लियर हो गई होगी. ग्रॉस की बात की जाए तो ये हमारे पास लोअर जोन ऑफ द लंग को इन्फेक्ट कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास लंग्स जो होंगे वो इनलार्ज हो रहे होंगे और ओवर इन्फ्लेट हो रहे होंगे. माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो एल्विलर डक्ट और सैक होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनकी डिस्टेंशन और डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, जबकि इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है. डिफरेंस याद रखिएगा. ये जो डिफरेंसेस मैं आपको बार बार बता रही हूँ इन्हीं की बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. साथ ही साथ ब्रोकन सेप्टा हो जाएगा. स्पर्स ऑफ ब्रोकन सेप्टा ड्यू टू रप्चर ऑफ एल्विलर वॉल मिलेंगे हमें. इनको अगर मैं बुक की पिक्चर से आपको दिखाऊँ तो ये हमारे पास एम्फीसीमा का मेजर पैटर्न शो कर रहे हैं,
जिसमें क्या है कि ये नॉर्मल एसिनस है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्विलर डक्ट एंड एल्विलस। जब हमारे पास सेंट्री एसिनायर एम्फीसीमा है तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिस्टेंट भी हो रहे हैं, इनकी डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। जब पैन एसिनायर एम्फीसीमा है तो एल्विलस और एल्विलर डक्ट डिस्टेंट हो रहे हैं, इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। नाउ फर्दरली मूविंग, अगर ऑटोप्सी की जाए किसी पेशेंट की विद एम्फीसीमा तो ये इतने पेल और वॉल्यूमिनस लंग्स होते हैं कि ये हार्ट को भी ओवरलैप कर रहे होते हैं। जब एंटीरियर चेस्ट वॉल रिमूव की जाती है तो ये हार्ट को ओवरलैप करते हुए नज़र आते हैं हमें एट ऑटोप्सी। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर टाइप्स दैट इंक्लूड पैरासेप्टल और डिस्टल एसिनर एम्फीसीमा, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ये डिस्टल पार्ट ऑफ द एसिनस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, वेयर एज जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये किस में मिलता है? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स इन यंग एडल्ट। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट PCQ पॉइंट कि पैरासेप्टल या डिस्टल एसिनर एम्फीसीमा किस में मिलता है? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स इन यंग एडल्ट्स। नाम से ही बता रहे कहाँ मिलेगा? डिस्टल पार्ट ऑफ द एसिनस, और याद आपने रखना है कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में मिलता है। इरेगुलर पैरासेप्टल साइकेट्रिकल एम्फीसीमा की बात की जाए तो इरेगुलर है, मतलब एसिनस को इरेगुलरली इन्वॉल्व करेगा, कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एसोसिएट करता है विद द स्कारिंग ड्यू एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ TB या कोई अदर क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो सिम्टम्स में हमारे पास क्या होगा? सिम्टम्स तब अपेयर होंगे जब 1/3 ऑफ द पल्मोनरी पैरेन्काइमा डैमेज हो चुका होगा, काफ़ी डैमेज हो जाएगा ड्यू टू द एम्फीसीमा, फिर हमारे पास सिम्टम्स अपेयर होना शुरू होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो डिज़निया होगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा होगा, सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी विथ कफ और वीजिंग। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया जाएगा ना रिलेटेड टू द एम्फीसीमा, तो वो आपको यही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पेशेंट आया है बैरल चेस्ट के साथ। बैरल चेस्ट क्या है? एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज्ड हुआ है। डिज़निया हो रहा है विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, और कैसे उसको मतलब थोड़ी सी इसका ये जो डिज़निया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या वो जो सांस ले रहा है वो कैसे ले रहा है? खुद को फॉरवर्ड बेंड करके, और फिर जब सांस लेता है विद ओपन लिप्स, विथ लिप्स जब वो सांस ले रहा है तब वो बेसिकली अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। सो बैरल चेस्ट, dyspnea, prolonged expiration, sits forward, bend forward and breath through lips. These are the classical features of a patient of emphysema. याद रखिएगा BCQs में ऐसा ही क्लिनिकल सिनेरियो आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बता दूँ मैं आपको कि जो एम्फाइसेमेटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें पिंक पफर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि बेसिकली उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, वो बेसिकली कोशिश करते हैं कि वो सांस लें, तो वो जो कोशिश होती है लेबर्ड ब्रीथिंग जो वो करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होगा? उनकी स्किन थोड़ी रेड हो जाती है, दैट वाई दे आर नोन एज पिंक पफर्स। डायग्नोसिस की बात करते हैं। सो वी हैव अ चेस्ट एक्सरे जिसमें हमें क्या मिलता है? ट्रांसल्यूसेंट डार्क लंग फील्ड्स मिलती हैं। डिप्रेस्ड फ्लैटेंड डायफ्राम, डिप्रेस्ड फ्लैटेंड डायफ्राम विद बैरल चेस्ट आर द क्लासिकल फीचर्स ऑफ एम्फीसीमा। ABG में हाइपोक्सीमिया मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे टिपिकल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के फीचर्स मिलेंगे, यानी FEV1 FVC कम होगा, रेशियो भी इसका 70% से कम होगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ी हुई होगी। एट द एंड अब बात करते हैं कंडीशन रिलेटेड टू द एम्फीसीमा। नंबर 1 इज़ कंपनसेटरी एम्फीसीमा। कंपनसेटरी अपने वर्ड से बता रहा है जब हमारे पास कोई लंग टिश्यू को रिमूव कर लिया जाए, जैसे न्यूमोनेक्टमी में क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लंग हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग लंग टिश्यू है या अदर साइड का जो लंग है वो क्या करेगा? कंपनसेटरी ओवर इन्फ्लेट हो जाएगा, तो दैट इज़ कंपनसेटरी एम्फीसीमा। ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे हुई हुई है बाय अ ट्यूमर या कोई फॉरेन बॉडी मास है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, अब देखें ये एयरवे है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो जो रिमेनिंग ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर वाले में एयर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी और वो इस तरीके से डिस्टेंडेड हो जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेक्शन कहलाता है ये। देन वी हैव बुलस एम्फीसीमा। बुलस एम्फीसीमा में क्या होगा? बुलार और ब्लैब्स बन जाते हैं। बुलार और ब्लैब्स क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आपको। बुलार और ब्लैब्स बन जाते हैं, और ये जो ब्लैब्स होते हैं ना ये रप्चर भी हो सकते हैं इनटू द pleural cavity and can lead to pneumothorax as well. Mediastinal
एक्सटर्नल इंटरस्टिशियल एम्फीसीमा की अगर बात की जाए तो दैट इज़ बेसिकली एयर की एंट्री होना इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग, और इंटरस्टिशियम से ये मीडियस्टाइनम में चला जाता है इवन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू. So this is basically all conditions. This is all about conditions related to the emphysema. एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको कि हो क्या रहा है इन चारों कंडीशंस में. तो यहाँ तक हमने emphysema कंप्लीट कर लिया.